सीएम योगी का बयान ज्ञानवापी पर घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर वो अपने पुराने दिनों की तरह मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद शायद उन्होंने फिर से अपने पुराने रूप में लौटने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक बयान हिंदुत्व को लेकर दिया और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले एक बार फिर से ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। उन्होंने कहा कि इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस बयान के सियासी मायने क्या है और क्या इस तर्कस से निकले इस तीर का इस्तेमाल कर पाएगी बीजेपी, और इस बयान का असर सपा के पीडीए फॉर्मूले पर क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब हमारे दिग्गज मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। लोकसभा चुनाव के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। तभी तो सीएम योगी के तर्कश से ऐसा तीर निकला है जो सीधे सपा और कांग्रेस को घायल कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान जो दे दिया है। योगी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोग आज के वक्त ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है और अब इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्ञानवापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। तो सुना आपने सीएम योगी का ये बयान। सीएम ने बयान तो ज्ञानवापी पर दिया, पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया, बल्कि उसे मस्जिद कहे जाने को लेकर भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा। यानी साफ है कि सीएम का ये बयान सपा और कांग्रेस को जोरदार तरीके से घायल कर सकता है, क्योंकि उपचुनाव की तारीख और रणनीति के बीच सीएम योगी ने ज्ञानवापी का नया सियासी तीर विपक्ष के ऊपर छोड़ा है। खास तौर पर सपा के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ ये माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का खासा लाभ न मिल पाने की वजह से बीजेपी का कोर वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर सपा की तरफ चला गया, जिसका सीधा फायदा सपा को लोकसभा चुनाव में हुआ। तभी तो 37 सीटें मिली। मगर चुनाव के बाद से बीजेपी और सीएम योगी जिस तरह से हिंदुत्व की एकता के फॉर्मूले पर यूपी की जनता को कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि ज्ञानवापी का मुद्दा बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इस मुद्दे को हल करने में अभी वक्त है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मंदिर के पक्ष में खड़े होकर एक सियासी संदेश दे रही है। याद कीजिए, कुछ रोज पहले ही सीएम योगी ने एक बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। माना जा रहा है ये संदेश जाति की राजनीति पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने वाला बयान था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे
तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। तो कटेंगे तो बटेंगे। और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है, दुर्भाग्यपूर्ण है इसे मस्जिद बुलाना। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दिग्गज मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। पवन गोयल नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर है। वहीं महेंद्र धर्मेंद्र गिरी पीठाधीश्वर है वृंदावन के। बहुत स्वागत है आप सभी का। पवन जी, इस बयान के क्या कुछ मायने? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बयान पर ही हमलावर है, तो इस बयान के मायने क्या है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बोला? मुझे लगता है पवन जी आपने म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, तो आप अनम्यूट करने की कोशिश करिए। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है। रविंद्र जी, इस बयान के मायने क्या है? देखिए, श्रुति आवाज आ रही है आपको? जी, को मुख्यमंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि वो जन कल्याण के काम करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक इतिहास, धार्मिक नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो राजनीतिक इतिहास में उनके ऊपर 6 दंगों में उनका सीधे सीधे हाथ रहा है। एक दंगे में, मोहन मुंदेरा दंगे में फैसला भी आ चुका है। उनका बहुत करीबी अतुल सिंह नाम का पूर्व विधायक सजा याफ्ता भी हो चुका है। ऐसे काम करते रहते हैं कि उन्माद फैलाव है। एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा ये होती है कि जन कल्याण के काम करेंगे। उनसे की बात पूछी जाएगी या वो बोलेंगे तो है नहीं, मैं ही बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गरीबी पे ये 28वें नंबर पे है। 28 प्रदेश है उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग कहता है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे खराब हैं, एजुकेशन का स्तर सबसे ज्यादा खराब है, प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत में सबसे कम है। पूछना ये था, बताना उनको ये था। अब वो एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय पे आक्रमण करना योगी आदित्यनाथ जी का उच्चतम न्यायालय कहा था 2019 में उत्तर प्रदेश में जल रहा। अब आ जाए जरा धर्म पे। ठीक है पवन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है जिसके बाद से आप भी देख सकते हैं किस तरह के सियासी घमासान इस पर छिड़ चुका है। क्या कुछ इस बयान के मायने हैं? क्या कुछ कहना चाहते थे सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल ठीक है। श्रुति जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने हमेशा एक ही बात की कि हमारे कितने मंदिर तोड़े। मैं आज इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां मुगलों ने हम पे राज किया था तो 62,000 मंदिर हमारे तोड़े गए थे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ होती या अल्पसंख्यक के खिलाफ होती या भारत एक लोकतांत्रिक देश ना होता तो ये सरकार ये कहती कि वो जो 62,000 मंदिर तोड़े थे ना, और उनमें से कितनों को मस्जिद बना लिया या कितनों को कन्वर्ट कर दिया गया, उन सबको ही हमें मंदिर में कन्वर्ट करा। लेकिन ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारत की सरकार सिर्फ 3 जगह की बाय कोर्ट, ये नहीं कि हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम जाए और जबरदस्ती थोप दें। आज भी संवैधानिक तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से कोर्ट में लड़कर अयोध्या का फैसला है जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया। अब ज्ञानवापी की बात करता हूं। मैंने आपको 62,000 मंदिर का उदाहरण इसलिए दिया, ज्ञानवापी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी मंदिर आपने देखा नहीं होगा जिसके अंदर नीचे जो फाउंडेशन होगी या उसकी दीवारें होगी वो मस्जिद की होगी और उसके ऊपर मंदिर बना दिया हो गया होगा। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा। लेकिन जिस हम ज्ञानव्यापी की बात कर रहे हैं उसकी 10-10, 15-15 फुट की दीवारें मंदिर की हैं। उसके अंदर जो एजेंसीज गई थी चेक करने के लिए, डिपार्टमेंट गए थे, उन्होंने दिखाया उस मस्जिद के अंदर, जो आज वो मस्जिद है जो मुस्लिम भाई इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसमें जाते हैं, अपनी पूजा करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एविडेंस थे, भगवान की फोटो थी, नाग नागिन के जोड़े थे, नंदी जी का मुंह था, और सबसे बड़ा उदाहरण ये था, जो उसकी दीवारें हैं, जो उसकी बेसिक बुनियाद है, वो मंदिर के ढांचे की है, आज भी है, उसे कोई भी देख लेगा, किसी फोरेंसिक लैब की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर वो हमारा मंदिर था, हम 3 ही मंदिर तो मांग रहे हैं, 62,000 मंदिर तो मांग ही नहीं रहे, और वो भी हम कोर्ट के माध्यम से मांग रहे हैं। कोई डबल इंजन की सरकार जबरदस्ती से थोपना नहीं चाह रही। जब कोर्ट में मामला चल ही रहा है, सुनवाई हो ही रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर क्यों तर्ज दिया है? इस बात को उनको बोलने की क्या जरूरत थी? क्या कुछ संदेश जा रहा है? जी देखिए, उन्होंने कोई 62,000 मंदिरों की बात नहीं की, उन्होंने ज्ञानव्यापी की बात की है, लेकिन उन्होंने किसी के मस्जिद को तोड़ने की तो बात नहीं की। जिस तरीके से ओवैसी कहता था राम मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियां और फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अखिलेश यादव जी वही थे ना जो समाजवादी पार्टी नारा लगाती थी, जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसा तो कोई नारा नहीं लगाया ना उन्होंने। तो जो कोर्ट में चल रही है वही बात कही है, किसी के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकेंड और, मैं अभी समाजवादी पार्टी को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुन रहा था। कम से कम इन्होंने ये तो मांग लिया कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसी है, खराब जो स्कूल बता रहे हैं। तो देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए इस बयान से पहले। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी और 1 बार अखिलेश यादव जी, उसके बाद भी हालत कैसी है। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख स्कूल है। जब योगी जी को ये सरकार मिली थी तो उस टाइम की हालत ये थी, कमरे टूटे हुए थे, दीवारें टूटी हुई थी, डेस्क नहीं थे, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, कभी टीचर नहीं थे, कभी बच्चे नहीं थे। तो उसको सुधारने का काम कर रही है सरकार। जी ठीक है, जवाब दीजिए। प्रवक्ता ने 25,000 बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और अभी 70,000 शिक्षक। रविंद्र जी, पवन जी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वही बात कही जो सच्चाई थी, ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने सिर्फ वही बात कही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो बात सच्चाई है। इस पर बात करिए। जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो ऐसा शपथ लेता है जिसमें न्यायालय के लंबित मामलों में बोल नहीं सकते। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि न्यायालय के लंबित इस प्रकार के मामलों पे आप बोल नहीं सकते। आप उसी की शपथ लेते हैं और ऐसा बोल रहे हैं, तो आदेश आने दीजिए। अयोध्या जी में बोल रहे हैं, अयोध्या जी की तरह बोलिएगा। मैं इनका हिंदूवादी चरित्र बता रहा था, जो हिंदू विरोधी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का। प्रभु श्री राम को अवैध संतान कहने वाला एक राक्षस कैबिनेट मंत्री है। स्वयं आदित्यनाथ ने प्रभु रुद्रावतार बजरंगबली को दलित बताया था। अभी मंदिर गिरने की बात कर रहे थे। वाराणसी में जो मीडिया रिपोर्ट है, 300 से ज्यादा मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने गिरवा दिए। अयोध्या जी में 100 से ज्यादा मंदिर गिरवा दिए। जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वाराणसी में 1000 से ज्यादा मंदिर गिरवाए गए। ये चरित्र है इनका, हिंदुओं का जो बात कहते हैं। मैं जवाब दूंगा। और बात कर रहे थे सबसे पहले तो रविंद्र जी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, रविंद्र जी को इंडिया वॉइस चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने दलित के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। अगर हनुमान जी को दलित कह दिया तो वो भी तो हिंदू ही है, दलित क्या अलग है क्या? यही राजनीति रही है कांग्रेस की और उसके अलायंस पार्टनर की, कि हिंदुओं को डिवाइड करना। अगर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब थी, उसके अंदर एनकाउंटर हुए अपराधी के अंदर, पहले इन्होंने कहा मुस्लिम खतरे में, फिर इन्होंने कहा ब्राह्मण खतरे में, फिर इन्होंने कहा यादव खतरे में, फिर इन्होंने कहा ठाकुर खतरे में। ये जिस तरीके से जातिवाद का जहर उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में खोलने की, ये जहर खोलने की बात कर रहे हैं, इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। चैनल पे माफी मांगिए। आप दलित समाज का मजाक उड़ा रहे हैं। SC ST OBC जनरल सब भाई भाई है, सभी एक हिंदू है, वो ये नहीं मांगेंगे। इनका काम सिर्फ, और रही बात, इन्होंने हिंदुइज्म की बात की, जब कॉरिडोर बनते हैं उसके अंदर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ भी हो, उसके बदले में उन्हें जमीन अलॉट की जाती है और उसके बाद विकास का काम कहता है। काशी कॉरिडोर वही है जिसके अंदर 300 मंदिर की बात कर रहे हैं। 13 करोड़ लोगों ने दर्शन करे हैं काशी कॉरिडोर बनने के बाद, और उससे पहले 1,76,00,000। तो कहां गई थी आपकी सरकारी निकृति? अगर आप इतने हिंदू हो, इतने ईमानदार हिंदू हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं इंडिया वॉइस पे, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप आवाज उठाइए। आप आवाज अब भी नहीं उठाएंगे, वो तो जन्म दिख रहा है ना साफ साफ। हमने सिर्फ 3 मंदिर की मांग की है। आप इतने हिंदू सभी हो, बोलो इंडिया वॉइस के चैनल पे, हाँ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए। जदुवंशी की सरकारें आती है और जदुवंशियों की बात भी नहीं करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और हिंदुत्व की बात करती है तो इनको मिर्चें लग जाती हैं। आप अपना दोहरा मान चरित्र अपने पास रखिए। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है।
सबका साथ सबका विकास और उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तम प्रदेश ऐसे ही बन के रहेगा। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था छोड़ के जाते हो, आप 23 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई तो कह रहे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा। कभी 17 में से एक मेयर नहीं है, कभी दूसरी बार माननीय योगी जी ने शपथ ली और वो नोएडा जाने के लिए भरम फैलाने वाले योगी जी नोएडा भी गए और दोबारा पवन जी, मुख्यमंत्री रविंद्र जी को बोलने का मौका दीजिए जी। बोलिए रविंद्र जी। इन्होंने कहा कि हमने दलितों का अपमान किया। ये तो जातिवादी हैं, इतने जातिवादी हैं कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का मुख्यमंत्री अपनी जाति बताता है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं किया। तो अपनी जाति तो छोड़ दीजिए, ये प्रभु में भी जाति खोज लेते हैं। इस प्रकार का निचली मानसिकता बोली जाएगी। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी मौजूद है। रविंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास वापस आऊंगी। नाजिम खान जी, आप किस तरीके से इस पूरे बयान को देखते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान आना, आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? आपको आ रही है? जी आ रही है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो संविधान से चलता है, और देखिए जिस तरीके से सूबे के वजीर आला कहते हैं कि भी ये ज्ञान व्यापी मस्जिद को मना करते हैं कि ये तो मंदिर है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो संविधान की शपथ लेने के बाद क्या संवैधानिक अधिकार है उनको इस तरीके की बात कहने का? और अभी हमारे जो पवन जी बार बार इसी बात को कह रहे थे कि 62,000 मंदिरों को तोड़ने की, तो मैं इनको एक बात बता दूं, अकबर की औरंगजेब की बात तो इन्होंने करी मंदिर तोड़ने की। क्या इन्होंने ये भी बताया कि औरंगजेब ने बालाजी जो मंदिर है उसको 313 बीघे जमीन दी बनाने के लिए? वो इन्होंने नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो इनका जो एक चेहरा है वो सबको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अरे सुन लीजिए, ज्यादा मत कीजिए, संवैधानिक अधिकार है हम लोग बात करने का। अगर आप सत्ता में हैं तो हमें निकालने वाले आपको लोग हैं। पवन जी, हम औरंगजेब ने तो हमारे शासन किया अगर इसके बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके प्रवक्ता इस तरीके की बात करेंगे। पवन जी, संवैधानिक बात कीजिए हम लोगों से। आप ये बताइए, औरंगजेब भारत का राजा था? आप ये इस सवाल का जवाब दो, औरंगजेब भारत का राजा था या भारत पे कब्जा किया था? पहले इस बात पर आगे बाद में चलना। आप सुन लीजिए, आपको तो बड़ा आप बताइए, औरंगजेब भारत का राजा था, भारत पे कब्जा किया था? इस्तेमाल छोटे मैडम आपको पूछे फिर सवाल लेते हैं। अरे मैडम, आप गलत बनाए हुए द्वारा मुगलों के द्वारा बनाए हुए जो इमारतें मुगल भारत के हवाले कर दीजिए ना भाई, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, गलत बात मत कीजिए आप। और रही बात आपको एक चीज लीजिए, भारत में 3 चीज हमेशा, पवन जी 3 चीज हमेशा औरंगजेब भारत का, क्योंकि इनके बीच में मैं नहीं बोला। ठीक है, महान धर्मेंद्र गिरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। महान जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ जी बताया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ अगर ज्ञानवापी को बताया है तो वो सत्य कहा है। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो क्या भारत में रहकर भारत का मुसलमान जो आज सैकड़ों तरीके से जिहाद कर रहा है, क्या वो मान जाएगा? अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सत्य बात कह रहे हैं तो उस पर आज राजनीति होने लगी। लेकिन आज नए नए जिहादें ढूंढ कर रहे हैं, रेलवे पटरी जिहाद भी शुरू हो गया है, पीछे गेम जिहाद आया था, और सैकड़ों तरीके से ये भारत में रहकर भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसको रोकने का कार्य ये अभी जो वक्ता बोल रहे हैं इनसे अगर पूछना कि क्या पार्टियां राजनीति करना है तो विकास की बात कितने लोग करते हैं? ये सिर्फ भाजपा आगे चले गए, इनकी सरकारों में भी तो जीडीपी रही होगी सरकार की। आज भारत किसी स्थान पर है, लेकिन
जो भारत में रहकर भारत का मुसलमान जिस तरीके से कार्य कर रहा है, वो किस संविधान, उसके लिए संविधान या जो राजनीतिक पार्टियां आज संविधान के साथ साथ सनातन धर्म का जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया और मैं आपको महाराज जी मैं आपको बता रहे हैं, हमको एक जैसा बता रहा हूँ, सूचना माननी चाहिए, कम से कम आप इतना न गिरा जाए परमिशन दे रहा है का प्रयोग करें टीवी के। सुन लीजिए देखिए त्रिशूल आप भी अपना जवाब दीजिएगा। के लोगों को अपने आप में विश्वास जगाना चाहिए, जिससे कि वो हम तो संविधान ग्लोबल संविधान को मानने वाले महाराज जी, लेकिन आप जो संविधान के खिलाफ जो लाइव डिबेट में त्रिशूल लेकर बैठे हुए, क्या आपको संविधान इस चीज की परमिशन देता? मुझे ये बता दीजिए सर। देखिए संविधान हमें किसकी परमिशन दे रहा है, आप बताएंगे? ये संविधान आपको बता दूं वो ज्ञान लेकिन आपको भ्रम फैला है, जो भ्रम फैला के सुन लीजिए महाराज, अगर बहुत भारत में रहे, भारत में रहे तो कल्याण होगा। आप लोग का माहौल पैदा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अरे इस मुल्क की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का खून काबिल है, हमारा खिलाफ जो आक्रोश आ गया है, सत्य तो होता नहीं, तो बात करते नहीं। अभी पाकिस्तान को लेकर आएंगे, चाइना को लेकर आएंगे, अभी ऐसी बात नहीं करेंगे आप लोग। आप भारत के अंदर बात नहीं करेंगे, हम लोग भारत संविधान राइट टू रिलीजन देता है, धर्म की आजादी है, वेशभूषा की आजादी है। ऐसे में महंत जी ने जो कुछ पहना है, त्रिशूल धारण करना उनकी अपनी आस्था है, ऐसे में आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे? जी मैंने तो कहा कि क्या ये संवैधानिक अधिकार है इस तरीके से विदेश के अंदर त्रिशूल दिखाना? क्या ये इनकी मस्जिदों में मिलेंगे और वो सिंदूर नहीं है, मस्जिदों की तलाश होने जा रही है। नहीं, मैं तो मुद्दे पे ही हूँ, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुद्दा नहीं चाहते। और सुन लीजिए मुझे 30 सेकंड दीजिए। अब मैं ये कहता हूँ कि हाँ सुन लीजिए, देखिए भाजपा के प्रवक्ता पवन जी 30 सेकंड बाद आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिए। ठीक है, बोलिए। हाँ श्रुति जी देखिए, मैं ये कहता हूँ भारत के अंदर तीन जनों पे हमेशा निशाने पे रहते हैं। चलती बंदूक के दहाने पे हम तो मालूम है हम निशाने पे, पहले भारत की मस्जिद है, भारत दूसरे नंबर पर भारत का मुसलमान, तीसरे पे भारत की बहन बेटियां हमेशा निशाने पे रहती है। अभी मैं आपको बता दूं छतरपुर के अंदर एक हाजी साहब की आलिशान बिल्डिंग को धाराशाही कर दिया था और ये कहा था कि उन्होंने पुलिस को पथराव करा था, इसलिए उनके आलिशान बिल्डिंग को धाराशाही कर दिया। वहीं शिमला पे आपने देखा होगा किस तरीके से उपद्रवियों ने मस्जिद को घेरने की कोशिश करी गई, वहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उपद्रवियों ने पथराव किया। क्या अब ये जो है जिन उपद्रवियों पर क्या नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनेगी कि उन्होंने घर पे भी बुलडोजर चलाए, जिस तरीके से हाजी साहब के घर पे भी बुलडोजर चलाए? मैं ये कहता हूँ बिना भेदभाव से। नोट कर देना प्लीज। देखिए मुसलमान जितना भारत में सेफ था, सेफ है, सेफ रहेगा, उतना किसी देश में नहीं है। आपको जवाब मिल गया नाज़िम जी? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हरियाणा के अंदर मैंने कहा हरियाणा के अंदर ठीक है, आपका जब समय था आप बोले, अब पवन जी को बोलने का मौका दीजिए, आपके सवालों का जवाब ही वो दे रहे। जी, भारत के अंदर मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बना, भारत के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, IAS ऑफिसर भी है, आर्मी मिलिट्री नेवी में भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, पुलिस भी है, जज भी है। दूसरा सबसे बड़ी बात, 60 मुस्लिम कंट्री होने के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके अंदर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो
एक सेकंड हो सिर्फ, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों से बात करने का मतलब जब आप सवाल करते तो जवाब सुनिए। मैं ये कहता हूँ कि ये बता दीजिए भारत के अंदर अखलाक के जो मौजूद नाजिम जी, क्या स्थिति है मुसलमानों की भारत के अंदर? आपको अभी पवन जी ने बताया। मुझे लगता है आप बेहद पढ़े लिखे इंसान हैं, वक्ता हैं, आपको पता होगी क्या कुछ स्थिति है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं है, IAS ऑफिसर नहीं है, ये भेदभाव है, जबकि संविधान सबके लिए है, तो बराबर तो अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग कानून क्यों होता है? तभी तो राज्यपाल है मुसलमानों में। समय का अभाव है पवन जी, नाजिम खान जी और रविंद्र जी, समय का अभाव है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। महंत धर्मेंद्र गिरी जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप सभी का, अब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो अब इस बयान का क्या कुछ असर होता है आने वाले उपचुनाव में देखना बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।